अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच टीवी के प्रोग्राम सियासत और सच में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। यूँ तो आपको मालूम होगा कि ये प्रोग्राम अमूमी तौर पर असलान खालिद करते हैं, लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से वो मुयस्सर नहीं है। तो सबकी दुआ भी है कि वो जल्द से सेहतयाब होकर आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हो सकें। तो आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी का शर्फ मुझे मिला है। कोशिश करूँगा कि उनकी जो लेगेसी है उसको बरकरार रखें और आप तक जो मुद्दा है, जो बात है, उसको अच्छे तरीके से आप तक बयान करें। बड़ा मसला चल रहा है। एक दो हैं आज के अहम टॉपिक्स जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक तो आपको पता है कि जजेस को जो ख़त मौसूल हुए हैं, बड़ा एक बर्निंग इशू है और उसके ऊपर एक बड़ी एक सूरत हाल बनी हुई है। तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं तमाम इदारे भी और एक बड़ी एक टेंस सिचुएशन बनी हुई है। एक इसके ऊपर हम बात करेंगे, अब इसकी अपडेट क्या है, इसके ऊपर फॉलो अप स्टोरीज़ क्या हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा एक और अहम टॉपिक है जो कि वज़ीर-ए-आज़म हमारे जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे के ऊपर पहुंच गए हैं और मुद्दा जो है वो है बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में लेकर आना। और सऊदी अरब शायद हो सकता है और ऐन मुमकिन है और इंशाअल्लाह वो पहल करेगी इसमें और वो आएँ यहाँ पर सरमायाकारी के लिए। और वज़ीर ममलिकत हमारे जो हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने एक बयान दिया है गुज़श्ता रोज़। उन्होंने कहा है कि शरह नमो जो है वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, उसमें इजाफ़ा ना हुआ और तो हम बैठ जाएंगे। और शरह नमो को मुस्तहकम करने के लिए डॉलर बड़ा ज़रूरी है और डॉलर ना आया तो शरह नमो तो ख़्वाह बख़्वाह बैठ ही जाएगी। अब डॉलर को पाकिस्तान में लाने के लिए क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं इस गवर्नमेंट की जानिब से और वो कितने सूद मंद साबित होंगे, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, हमारे साथ होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। आपका बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा। और अब्दुल्ला गुल साहब हैं, सीनियर तर्जियाकार, आपका अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताहिरा साहिबा मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो जजेस को ख़त मौसूल हो रहे हैं, तहकीकात चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई है, हमने देखा। ये मसला कितना संगीन है और इस मसले की संगीनी को देखते हुए हमें इस मसले की तह तक पहुंचना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर देखें किसको फ़ायदा पहुंच रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, वो इसमें ज़ाहिर है अगर इस तरह से ख़त भेजती हैं तो वो बदनामी उनके सर आती है, लामहल्ला तौर पर ये जाती है बदनामी उनके सर, तो वो ऐसा नहीं करेंगी। पॉलिटिकल किसका फ़ायदा है और ये किसको फ़ायदा पहुंच रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्होंने भी ये खतूत लिखे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसकी एक तो इंक्वायरी करने की, तहकीक करानी चाहिए, बहुत ज़रूरी। क्योंकि इस तरह की जो इतने सुप्रीम अदारों के साथ जो ये हरकत होंगी, तो जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें एक तो सजाएं मिलनी चाहिए और एक इसके लिए बहुत जल्द तहकीकात के लिए बनानी चाहिए पीआईटी। बढ़ते हैं अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो ख़त मौसूल हुए हैं गुज़श्ता रोज़, उनकी में जो पाया जाने वाला पाउडर था उसकी तहकीकात भी सामने आई हैं, उसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो भी सामने आई है और वो आर्सेनिक बताया गया है और उसकी मिकदार 50% से ज़्यादा थी। अब ये आर्सेनिक जो है इसको ज़ाहिर है लेबॉर्ट्री में प्रोसेस करके इसको पाउडर की शक्ल में और इस तरह से इसको वो किया जाता है या एथ्रॉनिक्स जो हैं उनको बनाया जाता है। तो ये आम मुयस्सर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि ये ख़त बड़ा अजीब-व-ग़रीब होता है। ये चाहे ख़त कतर से आए हो या ये ख़त अमेरिका का साइफ़र हो या ये वो ख़त हो जो अंदलीब अब्बास साहिबा और शिरीन मज़ारी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर लिखा हो, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों को ये शिकायत करने के लिए कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं। ये ख़तूत जो होते हैं, अमूमन इनका कुछ निकलता नहीं होता। हुँ। लेकिन बहरहाल ये जो खतूत लिखे गए हैं इसके अंदर जो काबिल गौर बात ये है कि पंजाब का और मरकज़ का जो अदलिया है उसको टारगेट किया गया, जबकि इसके सिंध की अदलिया को, गिलगित बल्तिस्तान की, कश्मीर की, इसी तरीके से आपकी बलूचिस्तान की और केपी के, इनको कहीं किसी का कोई ख़त मौसूल नहीं बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी इदारे थे, वो तो अपना काम अंजाम कर रहे थे। अभी किसी को ख़त लिखने से तो पाकिस्तान में मना नहीं किया जा सकता। हाँ, ख़त की जाँच-पड़ताल होना बड़ा ज़रूरी है और वो मेरे ख़्याल में मैकेनिज़्म मौजूद है। और ये खतूत जो है जिसके अंदर आर्सेनिक मौजूद था, जो कि एक ज़हर होता है, लेकिन ये ज़हर जो है ये आपके बालों में भी होता है। अगर आप अभी कंघी कर लें
और इसको आप लेबोरेटरी के लिए भिजवाएँ तो उसके अंदर आर्सेनिक जो है वो आपको उसके असरात नज़र आएँगे। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म था, वो उन्होंने ख़त को वहाँ पहले उसकी जो जाँच-पड़ताल थी वो की गई और उसको पकड़ लिया गया। अब क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसके वसाइल और इसके जो मामलात हैं वो बड़े महदूद हैं। अब कहीं से भी कोई ख़त पोस्ट कर सकता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि खुफ़िया एजेंसियाँ जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगी। जब हम खुफ़िया एजेंसी की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे ज़हन के अंदर जो है वो पाकिस्तान की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का ज़िक्र आता है। जबकि असल बात ये है कि इसके अलावा बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिनके ये दायरा-ए-कार के अंदर आता है, ये आईएसआई के दायरा-कार नहीं बनता। लेकिन हाँ, उनको अगर लेकिन कहा जाएगा छानबीन के अब्दुल्ला गुल लिए साहब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना इमेच्योर बिहेवियर है कि अगर पहली बात है कि वहाँ पर हमारी एजेंसीज जाती हैं, जो इल्ज़ाम लगा उनके ऊपर कि वो जजेस को प्रेशराइज करती हैं और फिर प्रेशराइज करके अपने मनमर्जी के फैसले करवाती हैं उनसे, और फिर उसके ऊपर ये सोने पे सुहागा नहीं हो गया, अक्लमंदी के मेयार को नहीं पहुंच गए कि फिर वो जजों को मतलब इस तरह से भेज रहे हैं, तो कैसे जहन तस्लीम कर सकता है कि इतना इमेच्योर एक्ट जो है वो एजेंसीज की तरफ से किया जाए? जी, मैं यही गुज़ारिश कर रहा हूँ आपसे कि एजेंसीज़ के ऊपर देखें या किसी के ऊपर भी आप पे या आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। हम्म। लेकिन इल्ज़ाम को साबित करना एक बिल्कुल कठिन मरहला है। हम्म। और हम अभी तक ये देखते आए हैं कि ये इल्ज़ामात सिर्फ़ इल्ज़ामात की हद तक रहे, लेकिन इसके अंदर हक़ाइक़ के ऊपर जब बात करने के लिए कोई आता है, तो वो कोई हक़ाइक़ के ऊपर बात नहीं करता। कोई आज तक इस बात के लिए 9 मई की जो वीडियोज़ हैं या ऑडियोज़ हैं, उनको फोरेंसिक कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक के अंदर जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए इल्ज़ाम आप ज़रूर लगा दें, जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दें। अभी जो है वो इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है या पाकिस्तान इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देता है, तो क्या वो हक़ाइक़ के ऊपर जो है कुछ मबनी होते हैं और कुछ नहीं होते, तो ये एक और बात है। लेकिन मैं हैविंग सेड सो, इसमें जो अहम बात है, इसके अंदर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो इसके अंदर पुलिस की इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, इसके अंदर जो है एफआईए है, इसके अंदर दीगर बहुत सारे इदारे मौजूद होते हैं जो इंटेलिजेंस का किरदार अदा करते हैं। आखिर इंटेलिजेंस का ये किरदार उनकी यहीं पर एक मिनट सिर्फ, अब्दुल्ला गुल साहब यहाँ पर बताइएगा, इस खत में जो जमा तमाम जो खतूत मौसूल हुए हैं, इनमें एक चीज़ कदर मुश्तरक है, वो ये है कि एक तहरीक का नाम आया, एक जमात का नाम आया है, तहरीक नामूस पाकिस्तान। अब ये तो ना कोई पाकिस्तान में कोई सियासी जमात है, ये ना कोई पाकिस्तान में कोई शिद्दत पसंद जमात है, ना कोई एक कलदम जमात है। और इसका आपको याद होगा ट्रेल 5 के ऊपर एक थैला मिला था, उसमें कुछ बारूदी मवाद भी था, उसमें कुछ नक्शे भी थे, उसमें कुछ असला भी था, और उसमें ये पहली मरतबा तब उनका नाम इसका सामने आया था, तहरीक नामूस पाकिस्तान का। तो उस वक्त से अब तक ये दूसरी मरतबा इस तहरीक का कोई सर पाँव आपको पता चला है? इस खत में इसका जो है वो बड़ा बरमला जिक्र किया गया है। देखिए, तहरीक नामूस पाकिस्तान ओवरनाइट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, बन जाती हैं, और हमने देखा है कई दफ़ा दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं उसके अंदर कई दफ़ा तो टीटीपी या कोई और तंजीम जो है, जमातुल अहरार या कोई और, वो अपना ज़िम्मेदारी कबूल कर लेती है, बीएलए, बीएलएफ, बीएसओ। लेकिन जब कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे अभी ये जो दासू का वाक़या हुआ चाइनीज़ दहशतगर्दी वाला, इसके ऊपर जो है कोई किसी की तरफ से कोई नहीं आया। तो ये जो कुछ ऐसे फेक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो किसी ज़ाती तौर पर कोई अपने एक कोई फ़र्द वाहिद या 2-3 आदमी जो है वो मिलके ये ग्रुप्स बना लेते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा था कि बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम है कि वो क्या कर रही हैं। असल बात ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, एफआईए क्या कर रही है, इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, और पुलिस की जो नेटवर्किंग है इंटेलिजेंस का पूरा एक मौजूद होता है ना, स्पेशल ब्रांच होती है, वो क्या कर रही है। तो मकसद ये है कि हम छुटते ही सबसे पहले आईएसआई का नाम ले लेते हैं, जबकि उसका किरदार जो है वो इंटरनेशनल जो मामलात हैं उनके ऊपर ज़्यादा है, और उसका 5% जो काम है वो मुल्की इंटेलिजेंस मामलात को देखना है। ब्लू बुक के मुताबिक जो ये जजेस की सिक्योरिटी या हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी या हमारे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी, ये ज़िम्मेदारी बनती है पुलिस की, पुलिस की, बिल्कुल। और ये पुलिस को देखना पड़ता है। ये मैं आपको इसलिए, क्योंकि ये हमारे नाज़रीन को पता होना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। और ये अक्सर नाज़रीन को पता ही नहीं है कि जजेस की और सदर की जो सिक्योरिटी है वो वफाकी पुलिस की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही है। ठीक है अब्दुल्ला गुल तो साहब, यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, उसके बाद आते हैं। बहुत आप हमारे साथ ही रहिएगा। ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।
वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी हमें ज्वाइन किया है जावेद सिद्दीक साहब, सीनियर तर्जुमाकार हैं। जावेद सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके आने से पहले बात हो रही थी अब्दुल्ला गुल साहब से, जजेस को जो ख़त मौसूल हुए हैं इसके ऊपर जो एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, एक बाकायदा और मुनज़्ज़म तरीके से जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो कंपेन चलाई जा रही है, जो इदारे मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क में क़याम अमन के लिए, मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए लाजिम व मलज़ूम है, मैं समझता हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है, उन इदारों के ख़िलाफ़ जो है हर्जा सराई की जा रही है जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि ये इसका सद्देबाब कब होगा और कैसे होगा और कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक गैर ज़िम्मेदाराना एटीट्यूड है या रुझान है हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पर सियासी तनाज़ुर जो होता है वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हमारे मुल्क का इस वक्त जो सियासी तनाज़ुर है या कॉन्टेक्स्ट है या पर्सपेक्टिव है, उसमें बड़ी तल्ख़ी है, बड़ा टॉक्सिक है, और उसकी वजह से मुख्तलिफ इदारों को क्रिटिसिज्म का और तनकीद का और बिला जवाब तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है। और ये प्रैक्टिस या ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। इससे वो इदारे डिस्करेज होते हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी पर मामूर है। और मैं ये समझता हूँ कि ये भी दुरुस्त है कि सिक्योरिटी की बड़ी लैप्सेस भी होती हैं। जैसे आपने देखा कि वो चीनियों को मारा गया, और वो बड़ा वाइटल प्रोजेक्ट है हमारे कौमी एतबार से, उसमें चीनियों को मार दिया गया, और कई वाक़यात हुए हैं। वो जो पेशावर में APS का वाक़या था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस भी हैं, और सिक्योरिटी इदारों को भी अपनी कारकर्दगी का ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए, लेकिन उनको विक्टिमाइज़ करना एक सियासी प्रोपेगेंडा के तौर पर या अपनी जो है दाखिली या अंदर की जो खबासत है उसका शिकार करना, ये ज़्यादती है। और एक फेयर क्रिटिसिज्म जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है अलर्ट रहें और वो नुकसान न हो जो कि हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है जावेद सिद्दीक साहब, आपने जिस तरह से फरमाया कि सिक्योरिटी लैब्स हैं, मैं थोड़ा सा इस बात से इख्तलाफ बड़े एहतराम के साथ इस वजह से भी करूँगा कि जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जूझ रही हैं एक एलियन किस्म के जो है एनिमी से, और हमें मालूम नहीं है, दुश्मन वाज़िया नहीं है, हमारे साथ बैठा हुआ, हमारे साथ पास बैठा हुआ, हमारे साथ शायद हो सकता है काम करने वाला कोई भी हो सकता है एनिमल, जो डिफ़ाइन नहीं है, उस सूरत हाल से जूझ रही है, सरहदी टेंशन से जूझ रही है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसके साथ जूझ रही है। तो बहुत सारे, और अब जो एक अंदर मुल्क के अंदर एक महाज खोल दिया गया है अब्दुल्ला गुल साहब, ये अब कितना नुकसानदेह है, और हमारी जिस तरह से जावेद सिद्दीक साहब ने जिस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है कि सिक्योरिटी लैब्स हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे इन तमाम तर अवामिल को ज़हन में रखते हुए? देखिए, सिक्योरिटी लैब्स कहाँ नहीं होते। अगर आप देख लें पूरे पाकिस्तान के बजट से जो है वो न्यूयॉर्क पुलिस का जो बजट है वो ज्यादा है, लेकिन वहाँ हर मिनट एक जुर्म जो है वो सरजद होता है। 50,000 कत्ल अमेरिका में हर साल होते हैं। उनका प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जो है वो मार दिया गया और आज तक उसके कातलों का पता नहीं चल पाया। तो सिक्योरिटी लैब्स कहाँ नहीं होते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिधर सिक्योरिटी, क्या इंडिया के अंदर जो इंदिरा गांधी को मार दिया गया, राजीव गांधी को मार दिया गया, क्या वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं थे? यकीनन थे। असल में मसला ये होता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज की कामयाबियां आपको नहीं नजर आती। अगर आप जो है वो ISI के हेडक्वार्टर में कभी जाएं तो आपको वहाँ यौम शोहदा, एक जगह है जो यादगार शोहदा है, जावेद सिद्दीक साहब जानते होंगे, जो उसके ऊपर तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की जो है वो शहादतें वहाँ हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या वो कुर्सी पे बैठे बैठे शहीद हो गए हैं? तो फिर इसका मतलब है कि वो कोई जंग लड़ रहे हैं, खुफिया अनदेखी जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत है, जिसका अभी इजहार राय खुद जो है वो, जिसको इकबाल जुर्म कहा जाए तो बेहतर है, वो राजनाथ सिंह ने जो है वो कबूल किया। गुज़श्ता रोज़ अपने इंटरव्यू में कबूल किया। हाँ, भारत के जो वजीर दाखिला हैं, वजीर दिफा, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि नरेंद्र मोदी के हुक्म के ऊपर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के अंदर जो है वो हम
गरीब लोगों को और इस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉशिंग करके जो लोग जो है वो मजहबी रुझान रखते हों, उनको हम हायर करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। अब बिल्कुल। किसी के अब्दुल्ला गुल साहब, देखिए ना, ये यकीनन वो तो एक डिफाइंड है ना, दुश्मन हमारा भारत है, उसने ओछे हथकंडे भी करने हैं, तो हमें पता है कि उसने हरकतें करनी है और हम उससे निबर्द आजमा भी, उनको मुंह तोड़ जवाब भी हर महाज के ऊपर दे रहे हैं। जावेद सिद्दीक साहब, आप बताइएगा, ये जो स्पेसिफिक इन जजेस के खतूत वाले मामले के ऊपर जो सुबकी का सामना है इस वक्त, और जो हर्जा सराई हमारे इदारों के खिलाफ की जा रही है, ये इसके बारे में कमेंट कीजिएगा कि इसका सद्देबाब कैसे होगा। देखिए, एक मलिशियस बदनीति पर मबनी जो गुफ्तगू या प्रोपेगेंडा होता है, उसके पीछे मुहर्रिकात बड़े मनफी होते हैं। एक फेयर क्रिटिसिज्म और बात है, लेकिन जब आप किसी को एक बदनीति की बुनियाद पर मलाइन करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, उसका मोरल जो है कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये बातें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ जाती हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया है, उसमें कुछ इदारे जो है मुल्क की सिक्योरिटी के, उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसमें जो हमारे मुखालिफ हैं, हमारे जो हरीफ ममालिक है, जिनमें इंडिया सरफहरिस्त है और भी बहुत सारे ममालिक हैं, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे एलिमेंट्स को, उन अनासर को जो ये कर रहे होते हैं, उनके साथ उनका तालमेल हो जाता है। बिल्कुल। और इस तरह से उनको पाकिस्तान के अंदर एक सपोर्ट मिल जाती है कि पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया जाए, उनका इमेज खराब किया जाए, टार्निश किया जाए। तो ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि वो इस तरह का मजमूम प्रोपेगेंडा करे सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारी कोताहियां हैं, उनको किस तरह उन पर काबू पाया जाए। सिर्फ इंडिया ही नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, हम हमारे मुल्क में दाखिल हो चुके हैं और वो अंदर बैठे हुए हैं और जब भी उनको मौका मिलता है, वो हमारे सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस को, आम लोगों को टारगेट करते हैं। ये जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बिल्कुल आपकी बातें बजा हैं, गुफ्तगू मजीद भी करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इस वक्त सऊदी अरब के दौरे के ऊपर हैं और पाकिस्तान में मुआशी नमो के लिए डॉलर बड़ा ज़रूरी है, ये बयान दिया है हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने। उनका कहना है कि डॉलर होगा तो शरो नमो जो है वो बेहतर होगी। और डॉलर कैसे होगा? डॉलर होगा जी बैरूनी सरमायाकारी से, पाकिस्तान में जो बरामदात हैं उनके इजाफे से, और पाकिस्तान में जो लोकल इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ देने से जो है शरह नमो बेहतर होगी, पाकिस्तान में डॉलर आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि हमने डॉलर का जो आउटफ्लो है, जो ब्लीड कर रहा है डॉलर, उसको भी हमने रोकना है। और वो कैसे रोकना है कि हमने दरामदात में कमी लानी है, और दरामदात में कमी तभी आएगी जब हम अपनी प्रोडक्शन हाउसेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अब उसके लिए SIFC भी काम कर रही है। अभी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जो इजलास गुज़श्ता दिनों में हुए हैं और तवातुर के साथ अभी उसके ऊपर इक़दाम भी किए जा रहे हैं, उनके भी कुछ नताइज आने जा रहे हैं। अब रेकोडेक मनसूबे के साथ साथ ऑयल रिफाइनरी हो गई, कतर हो गया, उसके बाद UAE हो गया, दीगर ममालिक जो हैं एशिया के, वो भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। बताइएगा अब्दुल्ला गुल साहब कि ये जो सरमायाकारी है, हमने देखा कि गुज़श्ता माली साल यानी कि 2023-24 में ये थी 225.1 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। वहीं पर अगर हम इसका जिक्र करें तो ये 2019-20 में ये थी 457 मिलियन डॉलर थी ये। तो ये जो गैर सियासी जो एक हमारे पास जो बहरान पैदा हुआ, जो सियासी इंतशार पैदा हुआ, जो एक हालात मुल्क में पैदा हो गए पिछले 3-4 साल में, उसके बाद ये सरमायाकारी 2020-21 में 174 अरब डॉलर के ऊपर आ गई। तो आप क्या कहेंगे कि ये कितना ज़रूरी है, जो सरमायाकारी अभी आने जा रही है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है? देखें, ये बड़ा मुकाम अफसोस है कि हमारा जो मईशत है, हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं
कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सिंगापुर क्या मुल्क है, कोई ऐसा तो जगह नहीं है, बिल्कुल एक दलदली इलाका था जिसको बकायदा मलेशिया की पार्लियामेंट ने ये कह के जो है वो बिल मंजूर किया था कि इसको सिंगापुर से जान छुड़ाई जाए, इसको अलहदा कर दिया जाए। आज वो सिंगापुर दुनिया की मईशत के अंदर अपना एक मुकाम रखता है। ये सिंगापुर कराची से भी छोटा शहर है। ऐसे ही अब है। आप अंदाजा करें कि इसका रकबा ही नहीं है। लेकिन मसला यहाँ ये है कि आपके SIFC का कयाम तो यकीनन एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन SIFC के कयाम के बाद से कितनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है, ये है सवाल। अब देखना यह है कि सरमायाकारी तो खातिर खा कोई सामने नहीं नजर आई। अगर एक तरफ आपके जो वाहिद सरमायाकार है जो कि चाइना है, उसके ऊपर जब हमले होते हैं तो फिर जाहिर है कि आपकी सरमायाकारी के ऊपर जो है लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जब ये लाशें चाइना पहुंचती हैं तो चाइना हुकूमत तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उनकी आवाम में कोहराम मच जाता है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इसका एक और पहलू, आपने 2018, 2019, 2020 की बात की। भाई ये वो दिन थे जब अमेरिका आप पर मेहरबान था और अमेरिका जो है वो इनखला के चक्कर में था। पाकिस्तान को उसने एक जो लॉलीपॉप जो है वो दिए हुआ था, और जैसे ही उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी तब्दील की, जिसको वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते थे, जब स्ट्रेटेजी तब्दील हुई तो पार्टनरशिप भी फारिग हो गई। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। ये एक हकीकत है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जो आपका ट्रेड चल रहा था, जो कि अनऑफिशियल $5 बिलियन के ऊपर था, वो कम होते होते जो है $7 बिलियन के ऊपर आ गया, और आज शायद ये उससे भी कम हो चुका है। तो फिर ये एक बहुत बड़ा। अब तीसरी चीज जो इसके अंदर है, महंगी बिजली, महंगी पेट्रोल, महंगा जो है वो गैस आप इस्तेमाल करके जो है आप मुझे ये समझा दें कि आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे पाकिस्तान में। फिर तीसरी बात जो इसके अंदर अहम बात है वो ये है कि आपका जो सब्सिडीज हैं उनके ऊपर आपके जो इंडस्ट्री थी वो चल रही थी। आखिर आज यहाँ ये भी सवाल जरूर उठाना चाहिए कि जापान, अमेरिका जहाँ लेबर लॉज सख्त है, जहाँ फी घंटा जो है वो $15 या $20 जो है वो उन्होंने मजदूरी रखी हुई है, उसके बावजूद वो प्रोडक्ट तैयार करके पाकिस्तानी मसनूआत से सस्ता कैसे दे देते हैं पाकिस्तान में। ये सवाल हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछना चाहिए, क्योंकि वो सरमाया जो है वो दबा के कमा रहा है, लेकिन उस सरमाए को अवाम तक नहीं उसकी रसाई हो रही, उसका फायदा नहीं हो रहा। और सबसे बढ़कर इसके अंदर जो पहलू है वो आपने जो शुरू में बयानिया में कहा, डॉलर की उड़ान। आपका डॉलर जो है वो काबू से बाहर हो रहा है, क्योंकि आप जो है डॉलर को आप IMF के साथ जो है वो नथी कर देते हैं। आप बड़े खुश हो जाते हैं जिस दिन पता चलता है कि जी स्टॉक मार्केट में बहुत जो है वो तेजी का रुझान हो गया। हालांकि स्टॉक मार्केट का लेना देना तक नहीं है। यही गुजारिश कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग जो है वो मेरे ख्याल में आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, इससे भी कम तादाद है। तो आप जो है वो खुश हो जाते हैं स्टॉक मार्केट को, जबकि आपका मुल्क बरामदात कैसे करेगा जब आपका मुल्क जो है प्रोडक्शन, अपने हाउसेस बंद हो गए हैं। 1000 इंडस्ट्री इसके अंदर 1 साल के अंदर बंद हो चुकी है, 1000 यूनिट। कमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट्स होंगी नहीं, तो इंपोर्ट पे इन्हिसार होगा। जब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो डॉलर आपके काबू नहीं आएगा, जब डॉलर काबू नहीं आएगा तो महंगाई और अफराते ज़र में इजाफा होगा, और उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो जलती पर तेल का काम कर रही है। पॉलिटिकल जो गैर एक है संजीदगी पॉलिटिकली, वो बड़ी नुकसान पहुंचा रही है यकीनन। मैं अब जावेद सदीक की तरफ बढ़ूंगा। जावेद साहब बताइएगा, जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया है कि जब तक आपकी ये जो दरामदात हैं ये कम नहीं होंगी, आपके प्रोडक्शन हाउसेज फाल नहीं होंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, चाय की पत्ती अगर हम देखें तो हमने 22 करोड़ 51 लाख जो है इसकी सरमायाकारी हुई, और उसके बाद 11,940 जो टन है वो हमने पत्ती पी दी है। तो चाय की पत्ती के तो हमारे पास बड़े मौके मौजूद हैं, मानसेरा में, हज़ारा डिवीज़न में, कोहिस्तान में, और पूरा मतलब इधर वज़ीरिस्तान चले जाएं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक छोटा सा फैक्टर है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड फूड आइटम्स हैं, हम उनको बना सकते हैं। उसके बाद पैकिंग वाले फूड आइटम्स हैं, उनको बेच सकते हैं। और मैं अप्रिशिएट करूँगा, आपको याद होगा कि 1-1.5 महीना पहले जो बाई रोड उन्होंने रशिया भेजे हैं 3-4 कंटेनर 6000 किलोमीटर का फासला तय करके NLC की तरफ से भेजे गए हैं।
तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन नहीं जनाब, एक सेकंड मैं सर इसके ऊपर मुझे इजाजत दीजिए। जावेद सर साहब बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इस पे मुझे इजाजत दे दें। सर ये एनएलसी की जानिब से वहां पहुंचे, हाँ इनको पहुंचना जितने दिनों में चाहिए था 55 दिनों में पहुंचे। नतीजा ये हुआ कि तकरीबन ये 18 कंटेनर थे और 18 कंटेनर जो है उनमें फंगस लग गई, उनके ऊपर जो है फफूंदी आ गई और वो ग्रोजनी में जो मॉल पहुंचा वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। जो बराए रास्त जिन लोगों ने डील कर रहे थे, जो जिनका माल था, ये मैं उनके मुंह की जबानी बता रहा हूं। तो अगर आप इतने दिनों में पहुंचाएंगे, अगर आपका प्रोफेशनलिज्म यहां खड़ा है, तो फिर तो बहुत मसाइल। ठीक है, नहीं ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, ठीक है, एक चीज हमने शुरू कर ली है, उसमें अच्छा जो फ्लॉज आएंगे वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक करते जाएंगे। उसमें अब कूलिंग सिस्टम हो गया, जो कंटेनर्स के कूलिंग, वो इसको इंप्रूव करने की जाहिर है गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद होती है। जावेद सिद्दीक साहब आप फरमाइएगा। देखिए, ये एक बड़ी अफसोसनाक कहानी है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तानियत जो है उसको इंटेंसिफाई करने, उसको शिद्दत उसमें लाने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं पिछले 50 साल से, आपने माफ कीजिए, आपने खाने के तेल की बात की और चाय की पत्ती की बात की। तो खाने के तेल में मेरे बचपन में जब मैं स्टूडेंट था तो यहाँ कहा जाता था कि जी सूरजमुखी जो है उसकी काश्त की जाए तो हम खुद अपने खाने के तेल में खुद कफील हो सकते हैं। फिर जैतून की काश्त का मसला आया और ज़राअत के बड़े बड़े जनाब जो लीडर्स हैं और रिसर्चर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, वो खुशखबरियां सुनाते रहे। एक तो हमारे मीडिया में बार बार ये आता है कि पाकिस्तान में ये पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है। सवाल ये है कि कौन इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करेगा, इससे इस्तेफादा करेगा। तो ये एक कहानी है और मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा, ये अरबों डॉलर का हम खाने का तेल मंगवा रहे हैं मलेशिया से, दूसरे मुल्कों से, और लोग खा रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। पता नहीं किस लेवल का, किस क्वालिटी का तेल होता है। उसके अलावा चाय, हमने यहाँ मानसेरा में और इसके कुर्ब जवार में आज से 25 साल पहले हमें ले जाया गया कि यहाँ चाय के बागात जो हैं वो काश्त हमने तजर्बाती तौर पर हमने शुरू किए हैं, चाय की काश्त शुरू की है। तो क्यों नहीं कर सके? हम दरअसल हौसले हार देते हैं। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी और इस्तेकामत नहीं है कि हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करें। फूड आइटम से हटकर भी सेमीकंडक्टर हैं, ये जो शॉर्ट सर्किट, छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, उनके घरों में बैठकर एक छोटी सी स्पेस के ऊपर आप कारखाना लगा सकते हैं घर के अंदर। ये बिल्कुल ये शॉर्टकट्स ढूंढने वाले जो लोग हैं ना, जो क्विक बक्स जिसे कहते हैं, जल्दी से पैसा बनाओ और जेब में डालो और बाहर ले जाओ, ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है जो गुज़श्ता 2 दहाइयों में कम से कम मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आया है और इससे सरमाया पाकिस्तान का बाहर चला गया है। हमने अपने मुल्क में इसको अपने पांव पे खड़ा करने के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए कुछ नहीं किया। और हमारे जो वो एक्सपोर्टर्स हैं और इंडस्ट्री, वो जिसको इंसेंटिव्स दिए जाते रहे, जिनको टैक्स छूट दी जाती रही, जिनके लिए बिजली सस्ती फराहम की जाती रही, जिनको गैस भी कम कीमत पे दी जाती रही, इस उम्मीद पे कि वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे और डॉलर कमाएंगे, हमारे जो खजाना है उसमें डॉलर की जो है आमद होगी और रुपए पर प्रेशर कम होगा। रुपए पर प्रेशर। यहाँ पर जावेद सिद्दीक साहब मुख्तसरन बताइएगा, चूंकि वक्त बड़ा कम रह गया है। ये जो अब माहौल पैदा किया जा रहा है बैरूनी सरमायाकारी का, और फिर जो हमारी अपने लोकल प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको एक्टिवेट करने का, और हमारे जो मुल्क के अपने ताजिर हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का, तो मौजूदा जो सियासी हालात हैं, मौजूदा जो अमन अमान की सूरत हाल है, क्या ये साजगार आने वाले दिनों में हो जाएगी? मुख्तसरन बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक बड़ा स्टेबल मुल्क था और पाकिस्तान में 60s में खास तौर पर पाकिस्तान को एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर कोट किया जाता था। और साउथ कोरिया वाले तो अब भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से सीखा। साउथ कोरियन यहाँ पाकिस्तान आए कि आपके जो डेवलपमेंट प्लान है, 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान उस वक्त अयूब खान के दौर में शुरू हुआ था, उनको हमने कॉपी किया। लेकिन उन्होंने मेहनत की और मुस्तकिल मजाजी से काम करते रहे। और कोरिया इस वक्त जो दुनिया की 6 या 7 या 8 बड़ी मईशतें हैं, इकोनॉमीज हैं, उनके अंदर शामिल है और हजारों अरब डॉलर की वो कमाई करता है। सिर्फ एक उनका सैमसंग जो ये बनाने वाला माइक्रोचिप बनाकर, तो वो बड़ा जा रहे हैं माइक्रोचिप बनाकर।
300 अरब डॉलर की, मैं जब साउथ कोरिया गया था तो उन्होंने बताया था कि 300 अरब डॉलर की तो सिर्फ सैमसंग की एक्सपोर्ट है कोरिया के लिए। सो मैं समझता हूँ कि किया जाए ईमानदारी के साथ ईमानदारी के साथ अगर इस मंसूबे के ऊपर अमल किया जाए तो यकीनन हम तरक्की कर सकते हैं और इन मसाइल के ऊपर काबू पा सकते हैं। सिक्योरिटी के मसाइल भी हल होंगे और मुआशी मसाइल भी। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान उमर सियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।